साथियों, एक बार आपका हमारे YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम सीसी का पार्ट 2 लेकर के आपके बीच में हाजिर है। सीसी से सारी समस्याएं हैं, वो परीक्षाओं को लेकर के जो थी विभागों में, वो दूर हुई है। और जो बच्चे जो फेस करते थे समस्याएं, वो भी दूर हुई है। और इनसे क्या हुआ है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक क्रियाशील माहौल है, वो विद्यालयों में निर्मित हुआ है। और हम भी आपके साथ में लगातार आपके टीचर्स भर्तियों की जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसको क्रियाशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोल गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। और इसी आशा के साथ में ये मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं बार बार बोलता हूं कि लाइक और शेयर, आपसे कुछ नहीं मांग रहे। इवन मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल लाइक और शेयर मांग रहा हूं। और इतनी अधिक सदृढ़ सामग्री, इतनी अधिक महत्वपूर्ण सामग्री, इतनी अधिक अति उपयोगी सामग्री और परीक्षा उपयोगी सामग्री आपके बीच में लगातार लाने का प्रयास है, वो हमारी टीम कर रही है। और इस प्रयास की कड़ी में आपके लिए मान लिया जाए क्या क्या नई खाड्डे खोदने पड़ते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि समुद्र में उतर करके इस सामग्री को लाना कितना कठिन होता है। आप एक बार करके देखिए इस काम को। तो आपसे हम केवल लाइक और शेयर मांगते हैं, और लाइक और शेयर करो क्लास को, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। कुछ सामाजिक बाध्यताएं होती है जिसके कारण से हमारी कक्षाएं निर्बाध नहीं चल पाती है, कुछ बाधाएं आती है, लेकिन अब हमारी कक्षाएं निरंतर चलेगी। इसी आशा के साथ में मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट सीसी का, जो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सतत व व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है। ध्यान से देखना, आराम से सुनना इस चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। विभिन्न विषयों में निश्चित उपरांत, समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, यानी एक निश्चित समय पर या समय समय पर बच्चों की प्रगति को जांचना। पहले हम क्या करते थे, आवधिक रूप से परीक्षाएं होती तब हम आवधिक रूप से एक निश्चित अवधि के बाद में हम बच्चों की प्रगति पर गौर करते थे। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा होती थी, तो उस समय हम केवल क्या करते थे, आवधिक रूप से या एक निश्चित समय अवधि के बाद में, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके बाद में वार्षिक परीक्षा होगी, प्रथम टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, तृतीय टेस्ट हो गया, इसके आधार पर हम बच्चों की प्रगति देखते थे। लेकिन सीसी आने के बाद में हमें क्या करना है, बच्चों की सामग्री को निश्चित समय पर, अंतराल पर निरंतर रूप से हमें देखना है या जानना है। यह सीसी का मूल उद्देश्य है, यानी बच्चों की सतत निगरानी हमें करनी है। ये सीसी का मूल उद्देश्य है। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को पता करना, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, ये सीसी का मूल उद्देश्य है या उद्देश्य है। यानी शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से गूंथे हुए शब्द है। शिक्षण का अर्थ ही क्या होता है, दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरे को अधिगम करवाना। अधिगम करवाने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। यानी हम बच्चों, हमारे लिए दूसरे कौन है, शिक्षक के लिए दूसरे कौन है, हम किसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। बच्चे आएंगे सामने, बड़े बूढ़े थोड़े आएंगे हमारे सामने। तो बच्चों के व्यवहार में हमें क्या लाना, परिवर्तन लाना या उसका पता लगाना। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का बच्चा पता लगाना, यानी बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है और किस क्षेत्र में अधिक विशेषता रखता है, इस समस्त जानकारी को जुटाना क्या होता है, सीसी का उद्देश्य होता है। यहां ध्यान दीजिए, एक बच्चा मान लिया जाए, क्या होता है, उसकी संसाधन, बहुत सारे बच्चों के पास में, एक बच्चे के साथ में भाषाई संसाधन हो सकता है, तो दूसरे के साथ में तर्कणा का संसाधन हो सकता है। तो उनकी जो उनके पास में क्या है, उनके पास में कौन कौन से व्यक्तिगत संसाधन है और उनको किन संसाधनों की जरूरत है, ये हमें पता लगाना। किसके माध्यम से पता लगा पाते हैं हम, सीसी के माध्यम से पता लगा पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ बालक क्या करते हैं, क्लास के अंदर क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको क्या करते थे, टोक देते हैं, उसको कहते हैं कि अनर्गल मत बोलो या अनर्गल बातें मत करो क्लास में। जबकि ये कक्षा की बातों से ही हमें संसाधन मिलेगा। उन बातों से हमें क्या बनाना है, शिक्षण अधिगम का माहौल बनाना है।
और इन्हीं माहौल से हमारी कक्षा समृद्ध होगी या कक्षा क्रियाशील होगी या एक्टिव मूड में रहेगी। वरना इनएक्टिव मूड में आकर के, एक क्रियाशील मूड में आकर के वो कक्षा का जो जोश है, जो कक्षा का जो जो उद्देश्य है, वो वहीं पर दबा रह जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का हमें क्या करना है, पता लगाना है। किसके माध्यम से हम पता लगाते हैं साहब, ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किसके माध्यम से पता लगाते हैं, सीसी के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, इन चीजों का हम पता लगा पाते हैं। अब ध्यान देना, एक बालक है जो क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र की भाषा बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में अध्यापक हो, तो वहां पर विविध राज्यों के विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ने में वहां पर तमिलनाडु का बालक भी पढ़ेगा, वहां पर राजस्थान का बालक भी पढ़ेगा, वहां पर कर्नाटक का बालक भी पढ़ेगा। क्योंकि दिल्ली क्या है, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो वहां पर बहुत सारे विभिन्न राज्यों के कर्मचारी वहां पर सर्विस करते हैं, या बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के या कामगार वर्ग के लोग हैं, वो विभिन्न स्थानों से विस्थापित होकर के दिल्ली में आए हुए हैं। ठीक है, वहां पर आराम से मिल जाता है। ऐसा उदाहरण इसलिए मैं दिल्ली ले रहा हूँ, कहीं पर भी मिल सकता है। तो दिल्ली में क्या होता है, कोई बच्चा मान लीजिए वहां पर स्थानीय भाषा में बोल दिया, तो बालकों को क्या कर देते हैं, शिक्षक डांट देते हैं। जबकि वहां पर क्या है, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में हमें देखना है, न कि बहुभाषिकता का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। सभी भाषाएं हमारे लिए क्या है, सम्माननीय है। सभी पंथ हमारे लिए सम्माननीय है। सभी जातियां हमारे लिए सम्माननीय है। ऐसा विश्वास, संवैधानिक समानता का मूल्य का विश्वास हमें बालकों में कराना है। तो ये जानकारी हमें देता है कि उनको प्राप्ति हुई या अधिक उपयुक्त तरीकों से आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। यानी वह तरीके सुझाता है जिनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बना सके, अधिक प्रभावी बना सके। कोई बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे की क्षमता और क्या नहीं कर सकता है, बच्चे की जो कमजोरी है और बच्चे की किस क्षेत्र में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, इस सब के प्रति जो समझ है वो बनाने में मदद कौन करता है, सीसीई करता है। सा कौन करता है, सीसीई करता है। चलो अगले देखते हैं। अब देखो यहां पर पहले क्या होता था, केवल कॉपी जांचना। मूल्यांकन का अर्थ कॉपी जांचना नहीं है। ये कॉपी जांच रहा टीचर, कॉपी जांचते हुए, और कॉपी जांचते समय क्या होते हैं, कॉपी जांचते समय बच्चों में एक धारणा रहती थी कि कॉपी चेक करते समय कॉपी में नंबर कम आ जाते थे तो कक्षा में आकर के जोर से आवाज करते थे कि भिक्खू राम के तो मौर्य बोल गए, टिक्कू राम के मौर्य बोल गए, बलराम के मौर्य बोल गए, यानी नंबर कम आए। तो वहां पर केवल मूल्यांकन को हम केवल क्या करते थे, उत्तर पुस्तिका में आए अंकों के आधार पर देखते थे। लेकिन अब हमें मूल्यांकन को क्या देखना है, समग्र रूप में देखना है बालक के। यानी विषय की व्यापकता में देखना है, दायरे की व्यापकता में देखना है और उपकरण की व्यापकता में देखना है हमें मूल्यांकन को, कि कौन से तरीके से बालक का मूल्यांकन किया गया, किस विषय का किया गया, कौन से क्षेत्र का किया गया, ये सब हमें देखना होगा। केवल कॉपी जांचने का आधार पर हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे सा। ठीक है, ये धारणा थी, ये प्राचीन या रूढ़ धारणा थी या परंपरागत धारणा थी। अब हमें आधुनिकता की ओर चलना है, हम नए शिक्षा व्यवस्था की ओर जाना है, जैसा कि एनईपी 2020 कह रही है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को क्या करना, बेहतर बनाना। बच्चों की प्रगति के परिणाम तय कर पाना जिनसे अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। यानी बच्चों के उन क्षेत्रों की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना या मूल्य निर्धारण कर पाना या मूल्यांकन कर पाना जो बच्चों के अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके। यानी शिक्षा में अनेक तरीके के हितधारक जुड़े हुए हैं। उच्च अधिकारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं और खुद बच्चे होते हैं। ये मुख्य रूप से 5 या 7 प्रकार के हितधारक होते हैं। और समाज, जो पूरा समाज जो विद्यालय से जुड़ा है वो भी हितधारक है। मान लीजिए कोई विद्यालय का बालक है, वो कहीं दूसरी जगह जाकर के कोई स्वास्थ्य गतिविधि करेगा तो वो प्रभाव डालेगा समाज पर। तो जो समाज का दायरा है, संपूर्ण समाज है, वो विद्यालय में हितधारकों में आता है। तो हमें हितधारकों तक क्या करना है, बच्चों की प्रगति को संप्रेषित करना है या उसको पहुंचाना है। ये सीसी का मूल उद्देश्य है। बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय और दबाव को दूर करना, यानी बच्चों में जो परीक्षा और जो परीक्षाओं को लेकर के जो भय और अनुचित भय और जो दबाव था एक कारण,
उनको क्या करना, दूर करना, और स्व आंकलन हेतु यानी बच्चे खुद का आंकलन कर पाए, ऐसी हमें क्या करना, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। इसी का मूल उद्देश्य ऐसा। प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद करना, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, अतः प्रत्येक बच्चा यानी हमें क्या करना है, क्षमता या पहुंच का ध्यान रखना, कोई भी बच्चा नहीं छूटे, क्षमता और पहुंच का ध्यान रखना है। ठीक है। सृजनशीलता को बढ़ावा देना, बच्चों के अंदर जो भी क्रिएटिविटी और जो नयापन या अनोखापन करने की बात जो धारणा है, उसको हमें, जो मस्तिष्क में जो गुण छुपे हुए हैं उनको हमें क्या करना, बढ़ावा देना। ये सीसी का मूल उद्देश्य है ऐसा। अगली स्लाइड देखते हैं। सीसी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीसी, सिद्धांत। सतत व व्यापक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, यानी ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें बच्चे सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं और बाद में मूल्यांकन किया जाता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, न कि अन्य बच्चों की प्रगति से। पहले भी यह बात आ चुकी थी, इसमें मैंने कहा था कि पहले वाली वीडियो में कहा था कि बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना नहीं करनी है। आजकल क्या करते हैं अभिभावक, क्या करते हैं, अपने काका जी के या चाचा जी के या अपने किसी दूर रिश्तेदार के बच्चों से तुलना करते हैं कि तेरे मामे वाला तो उस स्कूल में पढ़ रहा है, ये विषय को इतनी बेहतरी से पढ़ सकता है, ये इस विषय को इतनी बेहतरी से पढ़ पाता है, तुम्हारे भौजी वाला लड़का ने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इस तरीके की बातें हैं वो बच्चों पर थोपते रहते हैं, और बिना किसी मतलब मनोवैज्ञानिक समझ के, जिससे बच्चों में निरंतर दबाव होता रहता है। तो आप क्या कीजिए, पिछली प्रगति से तुलना कीजिए। मैंने क्या कहा था कि अग्रगामी दिन को अच्छा बनाना है, आगे आने वाले दिन को अच्छा बनाना है, पूर्वगामी दिन की बजाय, पूर्वगामी प्रगति की बजाय अग्रगामी प्रगति है वो बेहतर होनी चाहिए हमें। और ये समस्त बच्चों पर भी नहीं, ये समस्त जो शिक्षण प्रक्रिया या जो समस्त कार्यों में लीन है उन पर लागू होती है ये बात। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के सीखने की गति और क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करना, यानी ऑल इज फिट नहीं है, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए एक गतिविधि फिट नहीं हो सकती। तो विविध प्रकार की शिक्षण गतिविधियां हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वो करवा करके हमें बच्चों की प्रगति को सुनिश्चित करना है ऐसा। अगली स्लाइड देते हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र, जैसा हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो इसको बोल सकते हैं हम पाठ्यगामी क्षेत्र, पाठ्यगामी क्षेत्र, और इसको बोल सकते हैं सह पाठ्यगामी क्षेत्र। इसको बोलते हैं पाठ्येतर क्षेत्र भी बोल सकते हैं। सह पाठ्यगामी को क्या बोल सकते हैं, पाठ्येतर, पाठ्येतर क्षेत्र। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र केवल विकास के मानसिक क्षेत्र या मानसिक पक्ष पर जोर देगा, मानसिक विकास पर बल देगा, विकास के मानसिक विकास क्षेत्र पर बल देगा, जबकि सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र मानसिक विकास के इतर जितने भी, चाहे सामाजिक ले लो, संवेगात्मक ले लो, नैतिक ले लो, ये समस्त पक्षों पर बल देगा। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले समस्त विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसका मूल्यांकन किसमें आएगा, कक्षा में जो पढ़ाया जाता है विषयों का मूल्यांकन किसमें किया जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा, जो बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। और बच्चों में पढ़ाए जाने वाले विषयों का आकलन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जैसे लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, कोई परियोजना कार्य हो सकता है, कोई प्रदत्त कार्य या जो प्रदान किया गया कार्य हो सकता है। इसका उद्देश्य बच्चों में सीखने की गति, क्षमता और कठिनाइयों का पता लगाना, यानी मैंने कहा था ना कि निदान और उपचार साथ साथ चलेगा, पता लगा कर आवश्यकता अनुसार बच्चों के सीखने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, यानी निदान करेंगे और उसके साथ में उपचार भी चलेगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन वर्ष में 2 बार किया जाता है, फॉर्मेटिव व समेटिव असेसमेंट के रूप में किया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत सह शैक्षिक क्रियाकलाप आते हैं। मैंने कहा था ना कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सह शैक्षिक क्रियाकलाप आते हैं, जैसे खेल कूद है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा योगा में कैसा है,
बच्चा साहित्यिक गतिविधियों में कैसा है, बच्चा सांस्कृतिक गतिविधियों में कैसा है, और बच्चा कार्यानुभव की गतिविधियों में कैसा है, बच्चा सहयोग की भावना में कैसा है, बच्चा अनुशासन की भावना में कैसा है, बच्चे की अभिवृत्ति कैसी है। इन क्षेत्रों को शामिल, समस्त क्षेत्रों को, यानी मानसिक पक्ष के अलावा जितने भी जो क्षेत्र है जो बच्चों के समावेशी या समग्र या 360 डिग्री आकलन में जरूरी है, उन समस्त क्षेत्रों को शामिल किसमें किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ध्यान देना, इसके माध्यम से मानसिक पक्ष के साथ साथ में उसके भावनात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष, ध्यान देना, ब्लूम ने उद्देश्यों के 3 प्रकार बताए मोटे मोटे। संज्ञानात्मक, पहला बताया है संज्ञानात्मक, कोग्नेटिव, दूसरा बताया है भावात्मक, भावनात्मक, और तीसरा बताया है मनोगत्यात्मक या मनोपेशीय। इन समस्त क्षेत्रों, संज्ञानात्मक के अलावा भावनात्मक और मनोपेशीय जो पक्ष है, उन मनोपेशीय या मनोगत्यात्मक पक्ष है, उन समस्त पक्षों का विकास के अवसर कौन उपलब्ध कराता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। सृजनात्मकता, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक आदि क्षेत्रों का विकास इसमें शामिल रहता है। मैंने कहा था नहीं, मानसिक के अलावा। अब देखिए शैक्षिक गतिविधियों में स्कूलों में कौन कौन सी गतिविधियां आती है वो देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है इस सारणी से सीधा। साहित्यिक गतिविधियां, कोई भाषण की प्रतियोगिता हो सकती है, कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता हो सकती है, कोई सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो सकती है, नृत्य गायन आदि की प्रतियोगिता हो सकती है, सृजनशीलता की कोई प्रतियोगिता हो सकती है जिसमें अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाई जा सकती है, या साज सज्जा स्कूल की है उसको लेकर के कोई प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा सकती है, खेल कूद और योग को लेकर के प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण जिनको संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल किया गया है, उसमें नियमितता, समयबद्धता, स्वस्थता और अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठता पर हमें ध्यान देना है बालकों के। इनका आकलन हम सीसी के तहत करते हैं कि बच्चों में नियमितता है या नहीं, समयबद्धता है या नहीं, बच्चे में स्वस्थता है या नहीं, स्वस्थता का मतलब बाहरी स्वस्थता, और अनुशासन है या नहीं। अब ध्यान देना, नियमितता का अर्थ है, नियमितता का अर्थ है, नियमितता का अर्थ है लगातार रोटेशन में, और समयबद्धता का अर्थ है सही समय पर, सही समय पर। स्वच्छता ध्यान नहीं है आपको, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठ आदि गुणों का हम व्यक्तिगत गुणों का विकास करते हैं। और स्वास्थ्य शारीरिक परीक्षण के तहत शाला में प्रत्येक वर्ष में एक बार क्या किया जाता है, सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, वो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो ये समझ में आ गया संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कक्षा के अलावा जितनी भी गतिविधियां होगी उनको 2 भागों में बांटा गया है, शैक्षिक और व्यवसायिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकास के लिए आवश्यक है। उन समस्त गतिविधियों को हम किसमें शामिल करेंगे, उन समस्त गतिविधियों को हम किसमें शामिल करेंगे, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। आजकल बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन इन गतिविधियों को लेकर के स्कूल सारे के सारे है वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। केवल मात्र रटाया जाता है, और रटाने की प्रक्रिया करा रहे हैं हम। वही बात हो रही है, अंग्रेजी भाषा में देसी तोता बोले, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में देसी तोता बोले, देख के मेरा जिया डोले, यानी मेरे हम सबका जी डोलना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है। बहुत सारे क्षेत्र है उन पर हमें काम करना है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, लेकिन हम केवल क्या कर रहे हैं, बच्चों को यांत्रिक बना रहे हैं, कक्षाओं के अंदर केवल ठूस रहे हैं बच्चों को, और हम केवल यांत्रिक बना रहे हैं। जिस तरीके से एक मशीन चलती है उसी तरीके से हम मशीनरी के भांति बच्चे को पैदा करें, जबकि एक सामाजिक प्राणी नहीं बना पा रहे हैं। और इसी कारण से सारा का सारा तनाव और भय पैदा होता जा रहा है, जिसी के कारण से आत्महत्याएं हो रही है बच्चों की, इसी कारण से परीक्षा को लेकर के अवांछित दबाव पैदा हो रहा है। तो इन क्षेत्रों पर हमें काम करना जरूरी है। अगली देखते हैं, रचनात्मक आकलन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन हम 2 तरीके से कर पाते हैं, मैंने कहा था कि आगे देखेंगे। इसमें होता है रचनात्मक आकलन, और एक होता है वो होता है योगात्मक आकलन।
इस रचनात्मक आंकलन को बोलते हैं रूपात्मक आंकलन। क्या बोलते हैं? रूपात्मक आंकलन। रूपात्मक आंकलन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूपात्मक आंकलन। और इसको बोलते हैं हम अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम के लिए आंकलन। अब ध्यान देना, ये आंकलन क्या होता है? अधिगम के लिए आंकलन या रूपात्मक आंकलन या रचनात्मक आंकलन, ये कुछ भी नाम लो, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम आएगा है। अधिगम के लिए आंकलन, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अधिगम के लिए आंकलन, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते समय हम बच्चों की सतत निगरानी कर रहे हैं, उसका हम देख रहे हैं उसकी प्रगति को, वो आंकलन होगा रचनात्मक आंकलन। पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा पढ़ाते समय, इस बात पर ध्यान देना, पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर अवलोकन या निरंतर देखभाल करना रचनात्मक आंकलन होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस भी बातें वो देख लो एक बार। रचनात्मक आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलेगा, सतत रूप से और अनौपचारिक और औपचारिक रूप दोनों से हो सकता है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक मैंने बता दिया पहला वीडियो में। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने को सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, यानी ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही साथ चलता है। और इससे हमें क्या करता है, निरंतर प्रगति जानने से हमें पता लगता है कि बच्चा कहाँ इन्वॉल्व है और कहाँ किस क्षेत्र में इन्वॉल्व कम है, तो हम उसको उस क्षेत्र में अंदर क्या बढ़ा सकते हैं, रुचि बढ़ा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी बच्चे खुद क्रियाशील होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण इस आंकलन के दौरान खुद करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं गतिविधियों के माध्यम से करते हैं, अनुभव एवं गलतियों में निरंतर सुधार करते रहते हैं, यानी इसमें संशोधन, उपचार और निदान साथ साथ चलता रहता है। बच्चों की सीखने की प्रगति कैसी है, बच्चों को कहाँ मदद की आवश्यकता है, अतः बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चों का सतत आंकलन करता रहता है, यानी बच्चों की सीखने की प्रगति की निरंतर कैसी है, बच्चों को कहाँ मदद की जरूरत है, बच्चों में कहाँ कमजोरियां हैं, ये आंकलन हमें बताता है। कौन सा आंकलन बताता है? रचनात्मक आंकलन बताता है साहब। कौन सा आंकलन बताता है? रचनात्मक आंकलन बताता है, यानी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, यानी हम सतत निगरानी रखेंगे तभी पता लगेगा। और बच्चों की सीखने में कमजोरियां कहाँ हैं और बच्चे किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और बच्चों में शिक्षण के लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये किस आंकलन से पता चलता है? अधिगम के लिए आंकलन से पता चलता है या रूपात्मक आंकलन से पता चलता है, जिसको हम रचनात्मक आंकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक आंकलन भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं सृजनशील अधिगम आंकलन, सृजनात्मक आंकलन कहते हैं, ठीक है ना। इससे बच्चों में सृजनशीलता की गतिविधियां भी बढ़ती है। उपचारात्मक शिक्षण करता है, आंकलन के दौरान बच्चा न सिर्फ आवश्यकता अनुसार बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करता है बल्कि स्वयं भी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करता है। शिक्षक अपने स्वयं के फीडबैक हेतु माता पिता को फीडबैक देने और बच्चों के प्रति जानने के लिए फॉर्मेटिव आंकलन के कुछ बिंदुओं पर आंकलन पंजिका में नोट करता जाता है। बच्चों की संपूर्ण प्रगति को क्या करता रहता है? अपने मस्तिष्क में या किसी उत्तर पंजिकाओं के अंदर क्या करता रहता है? नोटबुक में नोट करता रहता है। और संपूर्ण जानकारी, बच्चे की प्रगति की संपूर्ण जानकारी देने वाला कौन सा आंकलन है? रचनात्मक आंकलन। त्रुटियां करे रही, सीखने की प्रक्रिया में कहां कमी रही, कहां सुधार की जरूरत है, मतलब कक्षा के अंतर्गत बच्चों को किस तरीके की शिक्षण विधियां काम में लेनी है, ये कौन सा आंकलन बताता है हमें? रचनात्मक आंकलन बताता है। तो ये हो गया रचनात्मक आंकलन, यानी अधिगम के लिए आंकलन, यानी अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाला आंकलन है, वो होता है रचनात्मक आंकलन। सबसे बेस्ट आंकलन होता है रचनात्मक आंकलन। अगला देखते हैं योगात्मक आंकलन। योगात्मक, इसको बोल सकते हैं संकल्पनात्मक, संकलनात्मक या निर्णयात्मक आंकलन। अब इसमें हम क्या पहुंचते हैं? अंत में निर्णय पर पहुंचते हैं, अर्थात मूल्यांकन करते हैं इस आंकलन के माध्यम से बच्चे का। योगात्मक आंकलन होता है। योगात्मक आंकलन प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है। जो अधिगम प्रक्रिया के अंत में होता है वो कौन सा होता है?
योगात्मक आंकलन किया जाता है। यह आंकलन पेपर पेंसिल लिखित उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है। पर शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का आवश्यक ध्यान रखते हैं कि बच्चों के जो सारे के सारे कौशल्स है, जिसमें भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोपेशी सारे के सारे विकास के क्षेत्र शामिल हो, उनको को शामिल करें। रटने पर न आधारित हो प्रश्न बच्चों के अनुभव, कल्पना शक्ति और सृजनशीलता और तर्कशीलता और स्वतंत्र विचारों को बढ़ाने वाले प्रश्न शामिल करें। यानी हमने क्या किया, इसको बोलते हैं अधिगम का आंकलन, इसलिए इसको बोलते हैं अधिगम का आंकलन। अधिगम का आंकलन, मैंने अधिगम की प्रक्रिया करा दी और अंत में देखा कि अधिगम की प्राप्ति कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, यह जांचने के लिए जो अधिगम कराया जाता है, आंकलन कराया जाता है, वो होता है योगात्मक आंकलन। वो होता है योगात्मक आंकलन। और योगात्मक आंकलन हमें बच्चों के बारे में निर्णय देता है। क्या देता है? निर्णय देता है। निर्णय देता है कि बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन या उपलब्धि, बच्चों में संप्राप्ति कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, ये संपूर्ण निर्णय कौन देगा? बच्चों की प्रगति पर अंतिम निर्णय कौन देगा? योगात्मक आंकलन देगा। और बच्चों की प्रगति पर निगरानी कौन करेगा? रचनात्मक आंकलन करेगा। सही, तो ध्यान देना, ये अंत में किया जाता है और अंत में किया जाता है और अंत में किया जाता है। और इसमें प्रश्न पत्र आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं। और प्रश्नों को बनाते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि प्रश्नों में विश्वसनीयता, वैधता और जितनी भी परीक्षा की कसौटियां हैं वो सही मनोवैज्ञानिक रूप से खरी हो। ठीक है, तो ये होता है योगात्मक आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन। तो अब दो आंकलन हो गए सब, ध्यान देना। कौन सा आंकलन हो गया? कौन सा आंकलन हो गया? पहला आंकलन हो गया अधिगम का आंकलन। अधिगम का आंकलन, ये तो हो गया योगात्मक। दूसरा आंकलन हो गया अधिगम के लिए आंकलन। ये हो गया योगात्मक या संकल्पनात्मक या निर्णयात्मक, जो भी कहेंगे हम। संकल्पनात्मक, अधिगम के लिए आंकलन। एक होता है अधिगम के रूप में आंकलन। अधिगम के रूप में आंकलन। अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम के रूप में आंकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलते हैं। ध्यान देना इस चीजों में, अधिगम के लिए के रूप में आंकलन और अधिगम के लिए आंकलन। लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग और असिस्टमेंट फॉर लर्निंग, दोनों अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलते हैं। और जो अधिगम का आंकलन होता है वो शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर होता है। ठीक है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तब मैं निगरानी कर रहा हूं, तो अधिगम के लिए आंकलन होगा, अधिगम के रूप में आंकलन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें फर्क क्या है। अधिगम के लिए आंकलन तो होता है, वो तो अध्यापक के द्वारा किया जाता है। जब मैं बच्चों को खुद देख रहा हूं, जब बच्चों की प्रगति की खुद में चेक कर रहा हूं, शिक्षक द्वारा की जाती है। इसमें तो अधिगम के लिए आंकलन में तो बच्चों की प्रगति शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या की जाती है? शिक्षक के द्वारा स्वयं चेक की जाती है, जैसे मैं देख रहा हूं बच्चों को। और अधिगम के रूप में आंकलन, बच्चा खुद अपनी प्रगति को जानता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तो वो होता है अधिगम के रूप में आंकलन। अधिगम एज, यहां लगाना है एज, एज वाला तो ये होता है, ये होता है फॉर वाला, यानी शिक्षक खुद बच्चों की प्रगति को देख रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो दो आंकलन होते हैं, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन। वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है। जिसको शिक्षक करता है वो तो हो गया अधिगम के लिए, और जिसको बच्चा करता है वो हो गया अधिगम के रूप में आंकलन। कौन सा हो गया? अधिगम के रूप में आंकलन। लेकिन अब ध्यान देना, शिक्षण के बाद में जो आंकलन किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया के बाद में जो आंकलन किया जाता है समस्त हितधारकों के द्वारा, वो होता है अधिगम का आंकलन। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लिया जाए आपके घर पर मेहमान आए, इस चीज को आराम से समझना।
आपके घर पर मेहमान आए हैं और मेहमान आने के बाद में आपको चाय बनाने के लिए कहा गया है। ये चाय बनाने वाला कोई लैंगिक पूर्वाग्रह से मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है कि चाय बनाने का केवल लड़कियों को ही कहा जाए, लड़के भी चाय बनाने में माहिर होने चाहिए। तो मान लिया जाए कोई लड़की या कोई लड़का है, वो अंदर चाय बनाने के लिए गया। अब चाय बनाने के दौरान वो चाय का स्वाद खुद चख रहा है, चाय के रंग को खुद देख रहा है, चाय किस तरीके से बन रही है, चाय में सही उबाल आया या नहीं आया, चाय का जो पत्ती का कलर था वो सही चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो हो गया अधिगम के रूप में आकलन, खुद के द्वारा खुद का आकलन। लेकिन उसी समय मान लिया जाए मम्मी जी या भाभी जी घर में आ गई, रसोई घर में प्रवेश कर लिया, और उसी समय आपका कहती है कि इसमें थोड़ी सी चाय और डाल, अभी तो कलर ही नहीं आया है, अभी इसको थोड़ा सा और उबाल, अभी दूध की क्या आएगी, सुगंध आएगी इसमें। तो वो हो गया अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। और उसके बाद में अधिगम का आकलन क्या है साहब, यहां ध्यान देना, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन है जिसमें मेहमान चाय पीने के बाद में कहेंगे कि बहुत अच्छी चाय बनाई। तो मेहमानों के द्वारा जो आकलन किया जाता है, अंत में जो आकलन किया जाता है वो होता है अधिगम का आकलन, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक आकलन। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इंदराज करना, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लासें और अधिक बेहतर से बेहतर जानकारी जो अध्यापक पात्रता परीक्षाओं को लेकर के, मुख्य परीक्षाओं को लेकर के जो हमें साझा करनी है आपके बीच में, वो लेकर के आ सकें, ताकि आपका और हमारा दोनों का तारतम्य या दोनों का सह संबंधन यूं ही बना रहे। आप कमेंट, लाइक और शेयर करें, वरना मैं एक बार फिर क्लास को क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि बिना बाजे के क्या होते हैं, पैर नहीं उठा पाते हैं। बाजा चलता है ना आगे, तभी पैर उठते हैं बारातियों के। वैसे आपको ध्यान देना है, मैं बार बार कहने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। इतना अच्छा सामग्री और इतनी अच्छी मेहनत हम करते हैं, तो आपसे आशा रखते हैं केवल कमेंट और लाइक और शेयर की। तो ये जरूर करेंगे आप। धन्यवाद, सुप्रभात।